एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत करती हूं मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। बच्चों, आप लोग को पता है कि आपकी जो विंटर वेकेशन थी वो 1 जैन से 15 जैन तक थी। आज 16 जनवरी है, इसलिए आपकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और आज से आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम सामाजिक विज्ञान की क्लास 9 वर्कशीट नंबर 73 सॉल्व करने वाले हैं। इंग्लिश की वर्कशीट हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी आपको, और सोशल स्टडी की वर्कशीट अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि वर्कशीट हमें भी थोड़ा देर से मिली है। तो देखिए, आपका जो पुनरावृत्ति यानी रिवीजन सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 और 5 अंक वाले, ठीक है, ये 4, 3, 4, 5 अंक में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, और इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसे हम बोलते हैं स्रोत आधारित प्रश्न। उस स्रोत को पढ़कर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर अलग से देने हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आपको हम पैसेज वाले प्रश्न के उत्तर भी मैं सादे करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना वीडियो को नहीं भूलना है। पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, इसको जब हम ग्लोब पे बनाते हैं तो उसको हम कुछ अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, कुछ लाइंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ग्लोब पे देखते हैं, एक लंबी लंबी लाइनें होती हैं और एक तिरछी तिरछी लाइनें होती हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश कितने डिग्री पे आता है, ठीक है, कौन से टाइम जोन में आता है, और इससे हमें स्टडी करना बहुत आसान हो सकता है। और समुद्र से किसकी दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये सब हम पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर में बांटते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। तो देखिए, ये क्या होता है जो हम बनाते हैं, ये क्या होता है इतने घंटे, और ये क्या होता है इतने मिनट। तो ये भारत की स्थिति है। भारत का देशांतरीय विस्तार अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांत और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग कितना है? 30 डिग्री है। भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। तो ये भारत का पूरा जो विस्तार है अक्षांशीय और देशांतरीय, उसको यहाँ पे मेंशन करने को कहा गया है। ये प्रश्न आपसे 3 अंक में पूछा जा सकता है, 4 में पूछा जा सकता है, 5 में। तो इसलिए आपको ये आंसर थोड़ा सा बड़ा लिखना है। पहला उत्तर आपका हो गया। आपको सभी आंसर मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर, और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में बोला है 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के प्रमुख याम्योत्तर के रूप में क्यों चुना गया है? आपको पता है एक लाइन है, ठीक है, जिसे हम टाइम जोन कहते हैं। जैसे कि अगर हम विश्व में बात करें तो ग्रीनविच को टाइम जोन सेलेक्ट किया गया है, वैसे ही भारत में इस लाइन को क्यों चुना गया है? भारत में 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा या मानक समय माना गया है। यह रेखा इलाहाबाद कहाँ से होती है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट स्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच मध्य के समय यानी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको पूरा विश्व का टाइम माना जाता है, से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हमारा टाइम 5 घंटा 30 मिनट इससे आगे है। ऐसा क्यों है? ये मेन टाइम जोन है ग्रीनविच। इससे एक तरफ हम जाएंगे तो टाइम घटता जाएगा और दूसरी तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, जिससे पूरी दुनिया का टाइम मैच कर सके। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे रहता है। दोनों देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। और 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये इसलिए है ताकि सारा समय जो है वो मैच कर सके, ठीक है, टाइम जोन। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताइए। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्वी में चीन है, नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया भारत के सामूहिक समुद्रिक सीमा लगाती है। यानी समुद्र के साथ, जैसे श्रीलंका आप देखेंगे नीचे समुद्र से सीमा लगाती है,
भारत के अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। भारत काफ़ी मतलब प्राचीन समय से ही अपने आसपास वाले देशों के साथ एक मित्र भाव रखता है तथा विश्व पटल पर एशिया की एक महाशक्ति के रूप में भारत को पहचाना जाता है और एशिया की एक बड़ी शक्ति और बड़े देश के रूप में भारत को जाना जाता है। तो ये आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। चौथे में बोला है भारत के द्वीप समूह पर टिप्पणी लिखिए। द्वीप समूह क्या होते हैं कि देखिए जो ये हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे समुद्र में कुछ हमारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, यानी द्वीप पे लोग रहते हैं और वो भी भारत का ही पार्ट है। जैसे एक तरफ अंडमान निकोबार और दूसरी तरफ हमारा क्या है, लक्षद्वीप है। भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जाता है। अरब सागर में स्थित अंडमान निकोबार, एक तरफ हमारा अरब सागर है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तथा बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 572 आते हैं, जिनमें से अधिकांश 6 डिग्री 3 मिनट से 14 डिग्री 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर अक्षांश और 92 डिग्री पूर्व से पूर्व देशांतर के मध्य स्थित हैं। इन द्वीपों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। उत्तर में अंडमान द्वीप समूह, दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह, और ये दोनों द्वीप समूह 100 चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित उत्तर दक्षिण क्रम इस प्रकार है: उत्तरी अंडमान, मिडल अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। तो हम इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम निकोबार की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह अर्थात लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल संरचना से हुआ था, जो कि 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर अक्षांश और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य विस्तृत है। इन द्वीपों की संख्या कितनी है लक्षद्वीप में? 36। इनमें से केवल 11 द्वीपों पर मानवीय आवास है और ये केवल केरल के तट से 280 से 480 किलोमीटर पूर्व में स्थित हैं। यानी बाकी पे लोग रहते हैं नहीं रहते वो नहीं पता, लेकिन 11 पे ही लोग पाए जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है किसका? भारत के द्वीप समूहों के बारे में आपको जो लिखना है। आप इन आंसर्स को थोड़ा और इलोबरेट करके लिख सकते हैं अगर 5 नंबर में आता है तो। प्राचीन समय से भारत के पश्चिम देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। प्राचीन समय से और अब तक भारत के देशों में जो भी चेंजेस आए हैं प्राचीन समय से विदेशी देशों के साथ, वो बताना है। तो भारतीय भूखंड पूर्वी और पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। अगर हम देखें तो भारत क्या है, सेंटर में आता है, ठीक है। दक्षिण प्रायद्वीप और हिंद महासागर के अंदर तक दूर तक चला गया है, जिससे भारत की पश्चिमी तट और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण वर्गी पूर्वी तट, पूर्वी एशिया दोनों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। भारत देखिए क्या है, भारत की स्थिति 3 तरीके से ये समुद्र से घिरा हुआ था, जिसके कारण समुद्री मार्ग खुल गया जहाँ से लोग आ सकते हैं। यहाँ ये पर्वत से जुड़ा, जहाँ पर्वत के दर्रों से बहुत सारे देशों से लोग आते थे। तो हमेशा से प्राचीन समय से ही विदेशों से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और इसी के सहारे क्या हुआ कि भारत की जो संस्कृति है, कला है, ये दूसरे देशों तक जा सकी और भारत से व्यापार के लिए बाहर से लोग आए और यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं विदेशों तक पहुंची। तो ये प्राचीन समय से ही भारत के संबंध विदेशों के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। दिन और रात की अवधि में अंतर में कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में ज़्यादा महसूस होती है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये आपका इंडिया है, यहाँ पे कन्याकुमारी में आप देखते हो तो डे और नाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब आप कश्मीर में जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो वह दिन और रात के में ज़्यादा अंतर महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है। जो हमारा कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जहां वर्ष भर सूर्य सिर के ऊपर चमकता रहता है, जिससे दिन और रात का अंतराल लगभग बराबर रहता है, यानी जितना दिन होगा उतना ही रात होगा। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन रात का अंतराल अधिक दिखाई देता है। तो ये आपका आंसर हो गया, किसकी वजह से? भूमध्य रेखा की वजह से। 7 में बोला है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है। कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। बोल रहे हैं कि जो भारत है वो हिंद महासागर में पाया जाता है। आपको पता है हिंद महासागर है, तो इससे क्या भारत को बेनिफिट है?
हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है, यानी हिंद महासागर के ताज कह सकते हैं वो क्या है, भारत है। इस स्थिति के कारण भारत का जल मार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता था। इसी के कारण क्या है कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है और अलग अलग देशों में पहुंचना सरल था। अतः भारत में इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए। प्राचीन समय में आप इतिहास उठा के देखेंगे तो भारत के काफ़ी अच्छे संबंध थे और भारत से ही रामायण, महाभारत की जो और बहुत सारी लोक कथाएँ जो हैं विदेशों तक पहुँची हैं। भारत की सामरिक स्थिति में प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों और सामान के आदान प्रदान की सहायता प्रदान हुई। इसी के कारण हिंद महासागर भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। हिंद महासागर में भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि भारत से ही बहुत सारे विचारों का और सामानों का भी आदान प्रदान संभव हो पाया। तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है और महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। तो ये आपके 7 प्रश्न थे जिनके उत्तर हमने करवा दिया आपको। इसके बाद आपको एक पैसेज दिया है, प्रश्न 8 में आपको एक पैसेज दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पहले हम रीड करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है, भारत को विश्व के देश के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। कि भारत का जो विदेशों के साथ संबंध है वो आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से है। लेकिन पहले क्या था, समुद्र से नहीं ज़मीन से ही जाते थे। उत्तरी पूर्वी दर्रों के अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, बहुत टाइम तक हमें पानी वाला रास्ता नहीं पता था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण अफ्रीका पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संपर्क थे, ठीक है। इसी कारण उपनिवेशों, विचारों और रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भारत की अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि देशों तक हमारी पहुंच सकी। मसाले, मलमल, कपड़े और व्यापार के संबंध जो थे वो विदेशों तक भारत से ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी और स्थापत्य पश्चिमी कला जो है वो भारत में आई कहाँ से, यूनान और पश्चिमी एशिया से। तो अब आपको ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये क्या है, आपको इसी पैसेज से उत्तर देने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसके उत्तर हम फटाफट से देख लेते हैं। कोविड के संदर्भ में आपके लिए मैसेज है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है। पहले में बोला, इनमें से किस यातायात के साधन का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था? तो भूमार्ग। प्राचीन समय में हमें समुद्र मार्ग ज्ञात नहीं था तो भूमार्ग का प्रयोग करते थे। दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत से ही दशमलव प्रणाली हमने सब देशों को दिया है। तीसरे में बोले, भारतीय स्थापत्य किस पश्चिमी स्थापत्य प्रभाव आया? भारत में कौन सी कला का प्रभाव पड़ा? तो यूनानी स्थापत्य और पश्चिम एशिया की वास्तुकला, जैसे प्रतीक मीनारों और गुंबदों को प्रभाव हमारे देश भारत में है। जैसे आप देखते हैं ना, बहुत सारे हमारे देश में मीनार बनाई गई, ऊपर ऐसे मटके जैसा बना देते हैं गुंबद, ये यूनानी और पश्चिम एशिया से आया है भारत में। चीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात, प्राचीन, यहाँ पे छीन लिख दिया है, प्राचीन होगा, ठीक है। प्राचीन समय में वस्तुएं कौन कौन सी हम निर्यात करते थे? तो मसाले, मलमल, कपड़े तथा अन्य व्यापार की वस्तुएं भारत से विदेशों में ले जाई जाती थी प्राचीन समय में। तो ये आपका उत्तर 3 और 4 हो गया। तो ये आपके स्रोत आधारित जो 4 प्रश्न थे उसके उत्तर हमने देख लिए। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वर्कशीट के साथ साथ अदर इंटरेस्टिंग वीडियो, क्विज सेशन, वार्म अप क्विज सेशन और मोटिवेशनल वीडियो, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो सारे आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही आपके एग्ज़ाम को बहुत टाइम नहीं रह गया, जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म है, फेब और मार्च का महीना बचा है, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे। सो स्टार्ट कर दें अपनी स्टडीज़, 2 मंथ में लग के पढ़ें जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।